हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज है 3 फरवरी 2024। बिना किसी देरी किए आइए आज का स्टार्ट करते हैं न्यूज़ एनालिसिस। ये वाला जो न्यूज़ होता है, पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ, बहुत जो नए लोग देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस होता है जहाँ पे हम लोग पूरा डिटेल में हम लोग सारी चीज़ें कवर करते हैं। बाकी जो मॉर्निंग में न्यूज़ करंट अफेयर की क्लास होती है वो बेसिकली पूरा जनरल करंट अफेयर की क्लास होती है, जहाँ पे मैं आपको हर एक न्यूज़ को लेकर के पूरा डिटेल में हम लोग का सब सारी चीज़ें कवर करते हैं। विथ मैप हम लोग एनालाइज करते हैं और जो भी ऑर्गेनाइजेशन आते हैं उसके बारे में भी हम लोग वहाँ पे पढ़ते हैं। लेकिन ये जो न्यूज़ एनालिसिस है ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हर एक पॉइंट आपको हेल्प करेगा कलेक्ट करने में उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि हर एक टॉपिक को बहुत बारीकी से हम लोग यहाँ पे समझते हैं तो काफ़ी लंबा टॉपिक हो जाता है यहाँ पे। तो इसको थोड़ा सा बहुत अच्छे से समझते हुए चलेगा, थोड़ा सा एनालाइज करने में टाइम लगता है। बहुत से नए लोग जो है वो आंसर राइटिंग नहीं लिख पा रहे हैं या फिर नहीं लिख सकते हैं, तो धीरे धीरे स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं है कि कोई भी पहले से ही एक्सपर्ट हो जाता है, पहले दिन एक्सपर्ट हो जाता है। धीरे धीरे इसको टाइम लगता है आंसर राइटिंग में, और वो किस तरह से इंप्रूवमेंट होगा वो खुद एनालाइजिंग पावर आपके अंदर आएगा। बस रेगुलर बेसिस पे इसको लिखते हुए चलिए। हर दिन ये क्लास ख़त्म होने के बाद आपको एक क्वेश्चन मैं ग्रुप में दे देता हूँ, और उस ग्रुप का उस क्वेश्चन को आपको लिखना है और उसका आंसर मुझे भेजना है। ठीक है, जहाँ पे जो कमी रहेगी वो मेरे तरफ से बताया जाएगा, और जिसका आंसर अच्छा भी रहेगा तो भी मेरे तरफ से बताया जाएगा। फिलहाल ट्राई करना है। ट्राई करने के पर्पज से आपको उसको लिखना है, और कोशिश की जगह जब आप आंसर राइटिंग लिख रहे हैं तो कोशिश की जगह अपने सामने स्टॉप वॉच ऑन कर दें कि आपको कितना समय लग रहा है उस क्वेश्चन के आंसर लिखने में। ये भी आपके नॉलेज में होना चाहिए। ठीक है, तो आज आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हम लोग कवर करेंगे वो हम लोग ईपीएफओ के बारे में कवर करेंगे। ईपीएफओ के द्वारा यहाँ पे रेटिंग सर्वे किया गया। ठीक है, एम्प्लॉयर। ठीक है, ईपीएफओ क्या है? तो ईपीएफओ बेसिकली एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ईपीएफओ के साथ जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट था, यानी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है, दोनों मिल करके ये रेटिंग सर्वे जो है वो इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, और ये लॉन्च करने का पर्पज़ क्या था कि हम जो एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट कर सकें। ठीक है, उनको पार्टिसिपेट एम्प्लॉयज़ को किस तरह से सपोर्ट कर सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वुमेंस का पार्टिसिपेशन जो हो वो बेसिकली ज़्यादा हो। किस चीज़ में? यहाँ पे कार्यबल में संयुक्त रूप से महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए, नियोक्ताओं के समर्थन का आकलन करने के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए नियोक्ता रेटिंग सर्वेक्षण शुरू किया गया। अब यहाँ पे देखिए, वुमेन्स को यहाँ पे सपोर्ट कर किया जा रहा है किस चीज़ में? वर्किंग कल्चर में, वर्क फोर्स में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते अभी जैसे देखिए यहाँ पे हमारा भारत जो है वो पुरुष प्रधान देश बेसिकली कहा जाता है, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से वुमेन को इनकरेज किया जा रहा है कि इक्वल टू मैन वो सारी चीज़ें परफॉर्म कर सके। अभी मैं बात करूँ अभी रिसेंट में हम लोगों ने प्रीवियस 2-3 दिन पहले हम लोगों ने एक टॉपिक कवर किया था। वो टॉपिक में हम लोगों ने देखा था, आइसा रिपोर्ट पढ़ा था हम लोगों ने। कौन सा रिपोर्ट पढ़ा था? अगर आपने नहीं उसको कवर किया है तो उसको जा करके कवर कर लीजिएगा। आइसा रिपोर्ट हम लोगों ने जाना था। इसमें क्या हम लोगों ने पढ़ा था? इसमें ये पढ़ा था वुमेन्स का कॉन्ट्रीब्यूशन। चलिए मुझे बताइएगा। चलिए, आपका पहला ही क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया। वुमेन्स का कंट्रीब्यूशन एज कंपैरिजन टू मेन कितना बढ़ा है एडमिशन की बात कही जा रही है। जो हायर स्टडीज़ की जो एडमिशन होती है उसमें वुमेन्स देखा जाएगा मेंस के कंपैरिजन में ज़्यादा एडमिशन ली है। तो ये रिपोर्ट, इससे क्या पता चलता है कि एक अवेयरनेस फैला है हमारे सोसाइटी में, एक अवेयरनेस फैला है। तो कितना परसेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं वुमेन जो है वो ज़्यादा है, वो आप मुझे बताइएगा। ऐसा रिपोर्ट के सर्वे में ये बात आउट हुआ है। और उसमें ये भी बताइएगा कि कौन सा राज्य में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कि वुमेन्स जो है वो ज़्यादा मतलब एडमिशन ली है एज़ कम्पेयर टू द मैन। तो मुझे स्टेट भी जानना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्यों की जा रही है? एम्प्लॉयर रेटिंग सर्वे क्यों यहाँ पे किया गया? ताकि एक तरह से प्रोत्साहित किया जा सके वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन है
उसको और इंक्रीज किया जा सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट इज ईपीएफओ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। पहले क्या है आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए ईपीएफओ क्या होता है। ईपीएफओ एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है जो पीएफ मेंटेन करता है। पीएफ क्या होता है, प्रोविडेंट फंड। जो सैलरीड पर्सन होते हैं वो अपने सैलरी का कुछ परसेंट जो है वो उनका डिडक्ट कराते हैं। तो वो इसलिए डिडक्ट कराते हैं ताकि जब वो रिटायर करे तो वो एक तरह से सेविंग है, उस सेविंग को वो बाद में यूज़ कर सके अपने सर्वाइवल के लिए। ठीक है, एक तरह से आप कह सकते हैं पेंशन अकाउंट के रूप में आप उसको कह सकते हैं। वो इंगेज हो सके ऑर्गेनाइज सेक्टर में भारत में, उसी की बात यहाँ पे कही जा रही है। यह एक सरकारी संगठन जो भारत में संगठित क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी, देखिए कार्यरत जो बेसिकली काम कर रहे हैं के लिए भविष्य निधि तथा पेंशन खातों का प्रबंधन करता है। किस तरह से जब वो रिटायर करे तो उस तरह से रिटायर होने के बाद वो किसी के ऊपर उनको निर्भर ना रह सके। ठीक है, निर्भर ना रह सके, उस चीज़ को लेकर के यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वर्क करती है। ये कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम यानी ईपीएफओ एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 का कार्यान्वयन करता है। मतलब 1952 एक्ट जो आया था, मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट और ये प्रोविडेंट फंड एक्ट, उसको ये क्या करती है, उसको बेसिकली फॉलो करती है, इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, तो उसी को लेकर के ये बेसिकली न्यूज़ है। अगर मैं आपसे पूछूं ईपीएफओ, चलिए दूसरा क्वेश्चन, ईपीएफओ जो है वो किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है तो वो मुझे बताइएगा। उस सॉरी किस मंत्रालय के अंदर आता है वो मुझे बताइएगा। और आज के डेट में उसके मंत्री कौन है वो मुझे बताइएगा। 3 क्वेश्चन मैंने दे दिया। ठीक है, ईपीएफओ किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है और उसके मंत्री कौन है वो भी मुझे बताइएगा। तो ये जो मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट है 1952 का, ये क्या प्रोवाइड करता है, ये पीएफ प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयज़ को जो फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, जो इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं। तो ये बेसिकली हेल्प करता है। ठीक है, ये हेल्प करता है कि जो भी कारखाना और अन्य प्रतिष्ठान में कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि की स्थापना का प्रावधान करता है। 1952 के तहत क्या कही जा रही है, ये जो है ईपीएफ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, पीएफ प्रोवाइड करता है इंस्टीट्यूशन में एम्प्लॉयज़ के लिए, फैक्ट्रीज में जो वर्क कर रहे हैं, ताकि वो बाद में उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, वो आराम से अपना जीवन यापन कर सके आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक है, ये किसके चलिए इसका आंसर तो यही भी मिल गया। तो ये बेसिकली इसका संचालन जो है भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा इसको किया जाता है। ठीक है, और ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है ये। ग्राहक वर्ग की संख्या तथा किए गए वित्तीय लेन देन की मात्रा के मामले में विश्व के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठनों में से एक है। तो उसी को बात कही जा रही है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ये बेसिकली क्या करता है, ये ट्रैक करता है। ठीक है, उसको उस चीज़ पे ये फोकस करता है, उसका काम ही है, इसका काम ही है कि जो एम्प्लॉयज़ की पीएफ है उसको उसके ऊपर वर्क करना, और जो सैलरीड पर्सन है, ठीक है, वो जब रिटायर करे तो एक तरह से उनको जीवन यापन अच्छे से कर सके, उसको लेकर के ये बात कही जा रही है। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसका महत्वपूर्ण बातें क्या है, व्हाट इज़ एम्प्लॉयर रेटिंग सर्वे। अभी जो सर्वे आया उसका संबंधित प्रमुख पहलू क्या है, जो अभी हम लोग देखें कि उसका मेन फोकस क्या है। तो ये बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई, ईपीएफओ ने किसके साथ मिल करके काम किया है। तो यहाँ पे MOWCD मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ मिल करके विकसित भारत के लिए कार्यबल में महिलाओं कार्यक्रम में ये किया गया था। देखिए यहाँ पे वुमेन का कल्चर, विकसित भारत में वुमेन का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो, उस चीज़ को लेकर के ये बेसिकली ये रेटिंग सर्वे यहाँ पे निकाला गया है। अभी हम लोगों ने देखा किस तरह से
अगर हम लोग बात करें कि जो एडमिशन है, आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूशंस वगैरह में, हायर स्टडीज़ में वुमेन का वो ज़्यादा हो रहा है एज़ कंपैरिजन टू द मेल। अब अगर मैं और बात करूं, हर जगह आप देख सकते इतने हर क्षेत्र में अगर हम लोग बात करें तो हर क्षेत्र में वुमेन्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो हर जगह आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं अभी ट्राई सर्विसेज का जो यहाँ पे ट्राई सर्विसेज का परेड हुआ था, है ना, रिपब्लिक डे परेड, उसको लीड किसने किया था वो मुझे बताइए। ठीक है, अभी अगर मैं बात करूं वायुसेना मेडल किसको मिला है वो मुझे बताइए। ये सारा चीज़ आपको मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, और अगर मैं बताऊं वायुसेना मेडल याद आ रहा है, डॉर्नियर एयरक्राफ्ट पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया बताइए मुझे। डॉर्नियर एयरक्राफ्ट की पायलट कौन थी, वो उन्हीं को वायुसेना मेडल मिला है, वो मुझे बताइए। और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर की है। ठीक है, जैसे वर्ल्ड के ब्रिलियंट स्टूडेंट, चलिए ये भी मुझे बताइए, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने पूछा है, वर्ल्ड के ब्रिलियंट स्टूडेंट कौन है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर की है। अच्छा, एक और मैंने बताया था कि पहली वुमेन सूबेदार कौन है, पहली वुमेन, इंडिया की पहली वुमेन सूबेदार, अभी हम लोगों ने कल ही इसके बारे में डिस्कस किया है। आप देख पा रहे हर जगह वुमेन का जो कंट्रीब्यूशन है वो किस लेवल पे आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे ये सारे का आंसर मुझे चाहिए। तो ये सर्वे का जो डेटा है और जो फीडबैक है वो क्या बताता है, फीमेल एम्प्लॉय से को फोकस कर रहा है, और इसका एम क्या है कि पॉलिसी मेकिंग बनाना वुमेन के वर्कफोर्स के पार्टिसिपेशन में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन जो है वो पार्टिसिपेट करे उस चीज़ को लेकर के ये सर्वे जो है वो बेसिकली निकाला गया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो कमिटमेंट की जा रही है तो और जो सपोर्ट दिया जा रहा है वुमेन के पार्टिसिपेशन का काम को लेकर के, वो उसको बेसिकली और बढ़ाना है। ठीक है, और ये एक तरह से क्या करता है, ये एक तरह से महिला एवं रोजगार के लिए अनुकूल परिवेश विकसित करने में नियोक्ताओं द्वारा प्रदान किए गए उपायों तथा सुविधाओं का आंकलन करने में ये शामिल है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये सर्वे है जो बेसिकली इसी के लिए किया जाता है ताकि वुमेन का यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो सके, वर्कफोर्स में, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी जो है वो बहुत हो सके, उसी चीज़ को लेकर के ये समर्थन करता है ना, और मूल्यांकन करता है। ठीक, अगर मैं नियोक्ताओं को रेटिंग प्रदान करने की बात करूं तो सर्वेक्षण में देश के कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी के लिए नियोक्ताओं के समर्थन के आधार पर उनकी रेटिंग करना शामिल है। यह समावेशी कार्य वातावरण विकसित करने में नियोक्ताओं की प्रगति तथा प्रयासों के मापने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करता है। तो वही इंक्लूसिव वर्क एनवायरनमेंट को क्रिएट करता है ये, और एक प्रोग्रेस करता है, एक टूल है बेसिकली, एक टूल की तरह ये बेसिकली सर्व करता है जो प्रोग्रेस करता है एम्प्लॉयज़ के एफर्ट को लेकर के। और सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा कि वुमेन्स का पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसीलिए ये सर्वे जो है वो निकाला गया है ताकि एम्प्लॉयज़ को रेट किया जा सके। ठीक है, रेट किया जा सके और उसके बेसिस पर वुमेन को सपोर्ट किया जा सके कि ज़्यादा से ज़्यादा वो वर्कफोर्स में इन्वॉल्व हो। समझ रहे हैं, तो इसी को लेकर के अब अगर मैं प्रश्न उत्तर की मैं बात करूं तो ये डिटेल्ड क्वेश्चन जो है वो सर्वे जो है वो देता है, ऑर्गेनाइजेशन के सामने रखता है ना। ये डिटेल क्या रखता है, ये बताता है कि कौन से कंपनी के द्वारा जो कमेटी वगैरह निकाली जाती है। देखिए इसमें सब चीज़ शामिल है, इस रिपोर्ट में हर एक चीज़ के बारे में जिक्र किया गया है। इसमें यह भी शामिल है कि इसमें कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के निवारण, औपचारिकता, कर्मचारियों के बच्चों के लिए क्रच सुविधा तथा अतिरिक्त कार्यविधि के दौरान परिवहन सुविधाओं को संबोधित करने के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति प्रदान करने से संबंधित प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो जो पोस है सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट, चलिए मुझे ये भी बताइएगा, ये पोस एक्ट जो था, ठीक है, ये कब आया था, ये किस वर्ष भारत में लॉन्च किया गया था। तो ये बेसिकली ये सर्वे ना एक पूरी तरह से कंपनी को एक पूरा डिटेल प्रोवाइड करता है कंपनी का कि किस तरह से इंटरनल कमेटी भी यहाँ पे है जो जो क्या करती है, जो बहुत एक्टिवली वर्क करती है कि अगर किसी के साथ पॉस होता है, पॉस मतलब प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट फॉर्मेलिटीज़ होती है, या इस तरह से कोई भी बच्चों के साथ, कोई भी महिलाओं के साथ अगर छेड़छाड़ करता है तो पूरी तरह से एक्टिव हो जाती है। उसके बारे में भी इस सर्वे में पूरे डिटेल में बताया गया है, चाहे वो किसी भी वक्त क्यों ना हो। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है लगभग 300 मिलियन कस्टमर पूरे नेशन वाइड देख सकते हैं जो पूरी तरह से एफर्ट लगा रहे हैं इस तरह के डेटा को बड़े लेवल पे निकालने का और वो हमारे सामने रखने का। अब क्या है, अब ये भी बात कहा जा रहा है
कि महिलाओं को इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अगर मैं बात करूँ ग्राउंड लेवल पे मैं बात करूँ, लेबर को लेकर के मैं बात करूँ, तो उसमें आप देख सकते हैं एक मेल भी होता है, एक फीमेल भी होता है, लेकिन दोनों इक्वल टाइम का वर्क कर रहे हैं। ठीक है, दोनों अगर सपोज कीजिए दोनों 6-6 घंटा काम कर रहे हैं, लेकिन महिला को जो उस 6 घंटे का जो पैसा मिलेगा वो कम मिलता है, जिसको दिहाड़ी कहते हैं एज कंपेरिजन टू द मेल। तो ये भी इसको बराबर करने को लेकर के इसको भी यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है ना, काम तो दोनों सेम ही कर रहे हैं, लेकिन बराबर वेतन तो नहीं मिल रहा। तो उस चीज़ को लेकर के भी ये सर्वे जो है वो अपना क्वेश्चन उठाता है, वो बताता है कि यहाँ पे जब दोनों बराबर समय तक काम कर रहे हैं तो दोनों को बराबर पे मिलना चाहिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल वर्कर हो। ये भी यहाँ पे कहा जा रहा है, जो वर्किंग आवर्स जो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे समान काम के लिए समान वेतन के संबंध में जवाब मांगा गया है, और साथ ही महिलाओं के लिए सुविधाजनक अथवा दुरुस्त कार्य की उपलब्धि से संबंधित प्रश्न भी शामिल किए गए हैं। तो ये समान कार्य के लिए समान वेतन को लेकर के यहाँ पे इसमें मेंशन किया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं बात करूँ 2017-18 में, तो उस समय जो वुमेन का कंट्रीब्यूशन था वर्क फोर्स में, यानी काम को लेकर के, है ना, कितने लोग काम करती थी, तो 100 में से 23.3% जो है वो आपकी वुमेन का जो पार्टिसिपेशन रहता था वर्क में, तो वो इतना ही रहता था। लेकिन आज के डेट में आप देख सकते हैं 2022-23 की मैं बात करूं तो ये बढ़ करके 37%। तो एक इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिला है कि हाँ, वुमेन का भी वर्किंग कल्चर में आप एक इंक्रीमेंट आप देख सकते हैं कि पहले के कंपैरिजन में आज के डेट में महिला जो है वो और ज़्यादा काम करने में आगे आ रही है। ठीक है, तो वुमेन का पार्टिसिपेशन कुछ सालों में बढ़ा है, और वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है। अनपेड वर्क कैटेगरी में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे LPFR की मैं बात करूँ, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की आबादी 15 वर्ष से उससे अधिक आयु का वह प्रतिशत है जो यह कार्यरत है कि वह बेरोजगार है लेकिन इच्छुक है रोजगार की तलाश में। देखिए यहाँ पे एक और सर्वे में बात कही गई है कि बहुत सारे यहाँ पे वर्किंग एज पॉपुलेशन की बात यहाँ पे कही जा रही है, उनका परसेंटेज जिनकी उम्र 15 साल या उससे अबव है, वो या तो एम्प्लॉय है या अनएम्प्लॉयड है। ऑब्वियसली बात है, तो काम कर रहे हैं तो नहीं काम कर रहे हैं, लेकिन जो काम नहीं कर रहे हैं वो पूरी तरह से इच्छुक है, वो काम की तलाश में इधर उधर सर्च कर रहे हैं। ये यहाँ पे कहा गया है इस रिपोर्ट में, जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की अगर मैं बात करूँ तो अब यहाँ पे जो पीरियड है लेबर फोर्स सर्वे का, उसमें फीमेल का पार्टिसिपेशन आप देख सकते हैं 2022-23 में 27.8% हो गया। देखिए वही बात यहाँ पे आप देख सकते हैं 27.8% हो गया है 22-23 में, लेकिन 17-18 में क्या था, यही 17.5% था। तो देख सकते हैं यहाँ पे महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन रेट है काम को लेकर के, है ना, वो भी यहाँ पे बढ़ा है। ये आप इसमें रिपोर्ट में ये बताया गया है। और सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ दिक्कत की, अगर मैं बात करूँ तो इसका एक बड़ा हिस्सा घरेलू उद्यमों में सहायक के रूप में कार्यरत महिलाओं का है। तो आप देख सकते हैं महिला में क्या होता है, मैक्सिमम जो बड़ा फिगर होता है वो घर के कामों में ज़्यादातर कार्यरत महिला का है। वो देख सकते हैं कि घर भी उन्हीं को संभालना होता है, मैक्सिमम जो है वो घर संभालती है। तो अपने काम के लिए कोई निर्यात वेतन नहीं मिलता था। तो अब ऐसा नहीं है कि अब घर का काम भी एक तरह से बहुत बड़ा काम होता है, बहुत बड़ा मैनेजमेंट है, वो फीमेल ही कर सकती है। वो बहुत अच्छे से उन्हें पता है, क्योंकि घर को कैसे चलाना होता है। अगर घर की चीज़ें अगर एक पुरुष को दे दी जाए तो पता चला कुछ मैनेज ही नहीं हो पाएगा, जो जिस तरह से महिला जो है वो घर को मैनेज करती हैं। तो बड़े से बड़े लेवल का यहाँ पे आप देख सकते हैं घरेलू उद्यमों में सहायक के रूप में ये वर्क कर रही हैं, बड़े से बड़े वॉल्यूम की वुमेन की अगर मैं बात करूँ, लेकिन जिसके लिए उनको कोई वेतन भी नहीं मिलता है, लेकिन वो बहुत अच्छा बखूबी से उस चीज़ को मैनेज करती हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं पुरुष की बात करूँ 17-18 में 75.8% से बढ़ करके 78.5% हो गया है। अगर मैं पुरुष की बात करूँ, ये डेटा क्या कह रहा है, ये डेटा में अगर मैं पुरुष की बात करूँ तो पुरुष के यहाँ पे कंट्रीब्यूशन जो है वो बढ़ गया है। लेकिन अगर मैं फीमेल की बात करूँ तो फीमेल में कंट्रीब्यूशन कितना बढ़ा है, वो 23.3% से 37.0% हो गया। तो दोनों में वृद्धि हुई है। इस सर्वे के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे आप पता चल रहा है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि दोनों में, चाहे वो
मेल हो या फीमेल हो, दोनों में ये वृद्धि आप देख सकते हैं वर्किंग कल्चर को लेकर के, काम करने को लेकर के 17-18 से 22-23 का अगर मैं फिगर की बात करूँ तो ये बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि सिर्फ महिला में ही नहीं, पुरुषों की भी रेट में यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली है और ज़्यादा लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो अभी वही हम लोग देखा, महिला श्रम शक्ति में भागीदारी दर बढ़ने से हो रहा है महिला उन्मुखी विकास। अभी आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, क्या था ये, जरा मुझे एक्सप्लेन कीजिएगा तो। ठीक है, मुख्यमंत्री, देखिए 12 क्वेश्चन तक दे दिया मैंने अभी तक। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना क्या है ये, क्यों यहाँ पे फिर लघु उद्यमी योजना, तो ये सारे क्यों निकाले जा रहे हैं, ये सारे क्यों निकाले जा रहे हैं, ताकि वुमेंस का जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो। आज के डेट में आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टार्टअप्स में वुमेंस का रोल रहता है बहुत जगह। फीमेल जो है, जो अगर मैं एग्जांपल दूँ तो पटना चाय वाली, सुना है आप लोगों ने इनके बारे में, पटना चाय वाली होगी, तो बेस्ट एग्जांपल जो है मैंने आपके सामने, जो सभी लोग जिससे कनेक्ट कर सकते हैं, इनको बहुत से लोग जानते होंगे। कौन है ये, चला थोड़ा सा मुझे बताइएगा। ठीक है, देखते हैं कितने लोग जानते हैं इनके बारे में। तो यहाँ पे उसी को लेकर के बात कही जा रही है। ये पूरा सर्वे जो है वो सारा डेटा आपके सामने रख देता है, कितना कंट्रीब्यूशन आपका आ रहा है महिलाओं का, ये क्यों किया जा रहा है, ये सर्वे इसलिए किया जा रहा है ताकि एक तरह से इन्वॉल्वमेंट जो है वो वुमेंस का वो एक बार चेक कर सके। और आज के डेट में ये रिपोर्ट के तहत ये पता चल रही है कि पहले के कंपैरिजन में और आज के कंपैरिजन में महिलाओं की जो बढ़ोतरी, महिलाओं में जो काम करने को लेकर के उसमें बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। अब इसकी काउज की अगर मैं बात करूँ कि वुमेन का पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स में कम क्यों है, ठीक है, वो यहाँ पे बात कही। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि भारत जो है वो पुरुष प्रधान देश है। ठीक है, तो यहाँ पे जेंडर रोल्स आता रहा है, जेंडर रोल्स आता रहा है। और यहाँ पे लिमिटेशन भी आप वुमेंस का देख सकते हैं, एजुकेशन में बहुत कम है ना। तो इसीलिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी उनकी जो है वो लिमिटेड रहती है। ठीक है, क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे राज्य आज भी हैं जो महिला को हायर एजुकेशन के लिए एग्री नहीं करते। ठीक है, ये पितृसत्तात्मक मानदंड है, पितृसत्तात्मक सामाजिक प्रथा के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। लैंगिक आधार आज के डेट में बहुत सारे जगह पे, ऐसे तो बहुत कम हो गया अब, लेकिन आज भी 21वीं शताब्दी में बहुत से जगह में आप देख सकते हैं चाइल्ड मैरिज होता है ना, बाल विवाह होता है। तो ये चीज़ें भी जो कि इलीगल है, जो नहीं होनी चाहिए, वो भी हो रही है। ठीक है, बहुत जगह पे महिलाओं को एजुकेशन नहीं दिया जाता है ना, तो एजुकेशन प्रोवाइड नहीं किया जाता। तो वही चीज़ को लेकर के यहाँ पे बताया जा रहा है कि श्रम बल में महिलाओं की कम भागीदारी का कारण क्या है, कारण क्या है। यही सारे कारण पारंपरिक भूमिकाएं अक्सर महिला की शिक्षा तथा रोजगार के अवसरों तक पहुँच को सीमित करता है। गृहिणी के रूप में महिलाओं को भूमिका के संबंध में सामाजिक अपेक्षाएं श्रम बल में उनकी सक्रिय भागीदारी का हतोत्साहित करती है। तो यहाँ पे एक कल्चर यहाँ पे सबके माइंड में यही बैठा हुआ है कि वुमेन का जो रोल है वो बेसिकली क्या होता है, वो होम मेकिंग का है। तो ये ऐसा चीज़ नहीं है जिसके वजह से जो पार्टिसिपेशन है वुमेन का वो लेबर फोर्स में कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैक्सिमम जगह उनको अलाउ ही नहीं किया जाता काम करने को लेकर के या फिर हायर स्टडीज़ को लेकर के। तो ये भी आप देख सकते हैं, ये भी एक रीज़न है। देखिए पुरुष प्रधान यानी भारत में आप देख सकते हैं जो चीज़ें हैं। जेंडर वेज गैप भी यहाँ पे इनके द्वारा जारी किया गया। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से समझते हुए चलेगा। वुमेन्स एम्पावरमेंट को लेकर के है, वुमेन का इन्वॉल्वमेंट कम क्यों हो रहा है और कितनी बढ़ रही है, किस किस क्षेत्र में बढ़ रही है, कहाँ कहाँ कम हो रही है, ये पूरा रिपोर्ट में पूरा डिटेल में बताया गया है। थोड़ा सा इसको समझते हुए चलेगा, चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी लेकिन इसको समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, कोई फालतू का मोटिवेशन वगैरह यहाँ पे नहीं होगा, जो टू द फैक्ट्स पॉइंट्स होंगी उसी के ऊपर डायरेक्ट डिस्कशन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं मैन के कंपैरिजन में एक ही काम में लेकर के बहुत सारे वुमेंस को अलग तरीके से, मतलब बहुत कंपैरिजन किया जाता है। कंपैरिजन मतलब अगर एक ही काम है तो महिलाओं को अक्सर समान काम के लिए पुरुषों की तुलना में वैतिक यानी कम वेतन की समस्या का सामना करना पड़ता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले उसी के बारे में बताया
लेबर दिहाड़ी जिसको अगर मैं बात करूँ तो, क्योंकि काम तो दोनों कर रहे हैं। अगर 8 घंटा मेल भी काम कर रहा है, फीमेल भी काम कर रही है, लेकिन वेतन के मामले में जो मेल है उसको ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेरिजन टू द फीमेल। तो इसका सामना भी महिलाओं को करना पड़ता है। असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में 82% श्रम आय पर पुरुषों का कब्जा है। देखिए यहाँ पूरा डेटा आपके सामने मैंने यहाँ रख दिया है। तो मैन का जो भागीदारी, देखिए वुमेन्स वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2022 जो आया था उसके अनुसार जो पुरुष का जो कंट्रीब्यूशन है वो 82% है लेबर इनकम में, जबकि महिला आप देख सकते हैं 18% पे ही है। तो ये इनइक्वलिटी जो है वो एक तरह से हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का भी हिस्सा है। बताइएगा मुझे कितनावें नंबर पे इनइक्वलिटी के बारे में बताया गया, असमानताएं ख़त्म करने, रिड्यूस इनइक्वलिटीज़ के बारे में बात कही गई है, यानी असमानताएं को कम करना है, ख़त्म करना है, उसके बारे में कितनावें नंबर के सतत विकास लक्ष्य में बताया गया है। ठीक है, ये जो गैप है यही गैप क्या करता है, एक तरह से महिलाओं को डिस्करेज करता है। ठीक है, उनको 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 उनकी हिम्मत को तोड़ता है कि वो एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढे। ठीक है, तलाशने में हतोत्साहित कर सकता है। तो आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा मार्जिन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 82-18 का, जिसके वजह से औपचारिक रोजगार के अवसर को तलाशने में एक महिलाओं के अंदर वो एक हतोत्साहित होता है। ठीक है, वो एक डिस्करेज आप देख सकते हैं। ये ही सारी चीज़ें हैं जो बेसिकली ये ग्राफ देख सकते हैं। ठीक है, अनपेड केयर वर्क, देखो वुमेन के कंट्रीब्यूशन तो प्रोफेशनल वर्क्स में भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत जगह जैसे डोमेस्टिक वर्क में उनका तो कंट्रीब्यूशन पूरा रहता है, लेकिन उसके बदले में उनको कुछ भी नहीं दिया जाता है। ठीक है, मैरिड वुमेन की बात करूँ भारत में तो लगभग 7 घंटे पर डे वो घर का काम करती हैं, जिसके वजह से उनको कुछ भी नहीं मिलता है। 7 घंटे वो देती हैं, लेकिन पुरुष की मैं बात करूँ तो वो 3 घंटे से भी कम समय लगाता है। तो इस यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पुरुष 3 घंटे से भी कम समय का योगदान करता है, लेकिन महिलाएं जो हैं वो देखभाल और घरेलू काम पर प्रतिदिन 7 घंटे से अधिक समय का योगदान करती हैं। ये जो प्रचलन है, महिलाओं की जो स्थिति है वो विभिन्न आय स्तर और जाति समूह के समान के रूप में देखा जाता है, जिसमें घरेलू जिम्मेदारियों के मामले में गंभीर लैंगिक असमानता की स्थिति उत्पन्न करता है। तो जो जेंडर डिस्पैरिटी आप देख सकते हैं हमारे सोसाइटी में, अगर मैं इनकम लेवल की मैं बात करूँ, डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूँ, तो एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी आपको देखने को मिलेगा। वुमेन का पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स में भी आप देख सकते हैं। सोशल एंड कल्चरल की मैं बात करूँ तो बहुत सारी कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो एक तरह से कलंक आपको देखने को मिलेगा, रोकती है महिलाओं को घर से बाहर जाने के लिए काम करने को लेकर के। बहुत सारी कम्युनिटी, बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे भारत में, बहुत जगह आपको देख सकते हैं जो वुमेन का अलाउ नहीं करते हैं काम करने को लेकर के, और इसी के वजह से लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन जो है वो महिलाओं का कम देखने को मिलता है। श्रम बल भागीदारी दल जो है वो कम देखने को मिलता है महिलाओं के लिए। ठीक है, तो घर से बाहर काम करने वाली महिलाओं को सामना करना पड़ सकता है, कुछ समुदाय नहीं अलाउ करते हैं, उसी चीज़ को लेकर के यहाँ पे बोला जा रहा है। अगर मैं इकोनॉमिक ग्रोथ की मैं बात करूँ, देखिए वुमेन का पार्टिसिपेशन सोसाइटी में कैसे हाई होगा उसी के ऊपर यहाँ पे बात कही जा रही है। तो इकोनॉमी देखिए, अगर हायर वुमेन लेवल पार्टिसिपेटर में वर्क करे तो कितना बड़े लेवल पर सोसाइटी को इम्पैक्ट करेगा, उसी को लेकर के बेसिकली इसमें बताया गया है। तो सबसे पहला चीज़ है, अगर लेबर फोर्स में वुमेन पार्टिसिपेट ज़्यादा लेवल पर करेंगी, है ना, तो एक तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ में भी आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, यानी जो आर्थिक विकास भी होगा वो भी आपका डेवलप करेगा भारत का। श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी सीधे किससे संबंधित है, आर्थिक विकास से संबंधित है। जब महिला आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्सा का उपयोग कम हो सकता है तो इसके परिणाम स्वरूप संभावित उत्पादकता और आर्थिक उत्पादन का नुकसान होता है। ठीक है, तो उसी को लेकर के बात कही जा रही है कि फीमेल का प्रोडक्शन जो है वो अंडर यूटिलाइज होता है, तो अगर उसी को लेकर के पोटेंशियल प्रोडक्टिविटी में भी लॉस आपको देखने को मिलेगा। वुमेन का पार्टिसिपेशन अगर हम बढ़ा दें तो एक तरह से हमारे कंट्री की जीडीपी जो है
वो भी ऑब्वियस सी बात है, वो भी कहीं ना कहीं कंट्री के जीडीपी पे कंट्रीब्यूशन दे रही है। तो इस तरह से इकोनॉमी का ग्रोथ जो होगा वो भी, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, वो भी आपका बढ़ेगा, आर्थिक समृद्धि में भी योगदान कर सकती है। ठीक है, तो उसी को लेकर के बात कही जा रही है। गरीबी का न्यूनीकरण की मैं बात करूँ, यानी पॉवर्टी कम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन भी अगर बेसिकली काम, देखिए मैन तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन सोसाइटी में अगर वुमेन भी काम करना स्टार्ट कर दे तो बहुत जगह गरीबी आपको देखने को मिलेगा, वो कम हो सकता है। तो चलिए, पॉवर्टी की बात की जा रही है, पॉवर्टी रिडक्शन सतत विकास लक्ष्य में कितने नंबर में बताया गया, वो भी मुझे बताइए। चलिए, तो वुमेन के पास यहाँ पे पावर होता है, वुमेन चाहे तो वो इनकम जनरेट अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट कर सकती है, और एक तरह से घर में जो अगर किसी भी तरह का जो पॉवर्टी से रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ है तो उसको लिफ्ट अप कर सकती है। यानी अगर पैसे की तंगी हो रही है तो अगर वो भी अगर कंट्रीब्यूशन कर रही है, घर में कमाई कर रही है, काम कर रही है, तो एक तरह से जो घर में पैसों की कमी है वो भी आपकी क्या होगी, ख़त्म होगी। ठीक है, और उनका लाइफ स्टैंडर्ड जो है वो पहले से बेटर होगा, अच्छा होगा फैमिली में, ये इसकी बात यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है, किस तरह से वुमेन का पार्टिसिपेशन सोसाइटी में इम्पैक्ट करेगा बड़े लेवल पे, उसके बारे में बात कर ही रहे हैं। अगला पॉइंट जो है वो SCD यानी ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो यहाँ पे जो एक्टिव वुमेन है, ये देखिए, जो एजुकेटेड और इकोनॉमिकली एक्टिव वुमेन है, जो अच्छे खासे एजुकेटेड वुमेन है और जो अच्छे खासे घर से बेसिकली बिलोंग करती है, तो घर से मतलब ये हुआ कि जहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी रोक टोक नहीं है महिलाओं को लेकर के, तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है सोसाइटी में। ठीक है, सोसाइटी में एक सकारात्मक सक्रिय महिला अपने बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य परिणामों और सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, जिसके अंतर पीढ़ीगत लाभ हो सकते हैं। तो मानव पूंजी विकास आप देख सकते हैं, शिक्षित और आर्थिक रूप से सक्रिय महिला जो है वो अपने बच्चों को भी शिक्षित कर सकती है, उनको स्वास्थ्य से रिलेटेड सारी बातें बता सकती है और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकती है आने वाले जनरेशन के ऊपर, ताकि उस तरह की चीज़ें जो वो फेस की है वो उनके आगे आने वाली जनरेशन ना करे। लैंगिक समानता और सशक्तिकरण को लेकर के भी यहाँ पे बोला जा रहा है कि किस तरह से एम्पावर कर रहा है। तो ये सारे रिपोर्ट में लिखे गए हैं, देखिए प्रोविडेंट फंड्स रिपोर्ट सर्वे है, उसी में ये सारी बातें आई हैं। आप देख सकते हैं कहाँ से EPFO से लेकर के कहाँ पे किस लेवल पे वुमेन का कंट्रीब्यूशन सोसाइटी पे इम्पैक्ट कर रहा है, उसके बारे में बात कही जाए। तो वर्क फोर्स में अगर ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन अगर पार्टिसिपेट करती है तो एक तरह से जो जो जेंडर रोल्स होते हैं वो जेंडर इक्वलिटी को ये बढ़ावा देगी, चैलेंज करेगी। ठीक है, और इसमें उनको क्या करेगा, जो गैप है उस गैप को ख़त्म किया जाएगा, लैंगिक समानता को यहाँ पे बढ़ावा मिलेगा, तो लैंगिक भूमिकाओं में भागीदारी होगी और उसको चुनौती दे सकती है। आर्थिक सशक्तिकरण महिलाओं को अपने जीवन निर्णय लेने की शक्ति और स्वायत्ता पर अधिक नियंत्रण रखने में सक्षम बनाता है। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर वुमेन वर्क कर रही है, कोई अगर अगर एक फैमिली है उसमें वुमेन वर्क करना स्टार्ट कर दे तो एक तरह से वो डिपेंडेंट नहीं रहेगी, ये भी बात ध्यान समझते हुए चलेगा। लैंगिक समानता की बात की जा रही है, एक वो फैमिली है जिसमें सिर्फ मैन वर्क कर रहा है, ठीक है, और एक वो फैमिली है जिसमें दोनों वर्क कर रहे हैं। तो एक तरह से जो जहाँ पे दोनों लोग वर्क कर रहे हैं वहाँ पे ऑब्वियसली बात है पहले के कंपैरिजन में लिविंग स्टैंडर्ड भी ज़्यादा अच्छा होगा, और ज़रूरी ये भी है कि वो अपने अकॉर्डिंग लाइफ को है वो जी सकती है, सर्वाइव कर सकती है, ये भी यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं। तो आर्थिक सशक्तिकरण महिलाओं की सौदेबाजी की शक्ति को क्या करता है, बढ़ा सकता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट क्या करता है, जो उनकी बार्गेनिंग पावर है वुमेन की उसको बढ़ा सकता है, और उनकी जो डिपेंडेंसी है दूसरों पर, है ना, जो वायलेंस आपको जनरली देखने को मिलेगा, आधारित हिंसा जो है, लिंग आधारित हिंसा या अपमानजनक रिश्तों के प्रति उनकी संवेदनशीलता को ये क्या करेगा, कम करेगा। तो ये इसके ऊपर भी आप ध्यान दे सकते हैं, ये हेल्प करेगा वुमेंस के वुमेंस का जो वुमेन का इन्वॉल्वमेंट किस तरह से सोसाइटी पे इम्पैक्ट कर रहा है उसके बारे में ये सारी बातें बताई गई हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे फर्टिलिटी और पॉपुलेशन ग्रोथ की में भी ये इम्पैक्ट करता है। तो किस तरह से जो स्टडीज़ की तरफ से जो स्टडी किया गया उसमें ये बताया गया कि वुमेन लेबर का जो पार्टिसिपेशन है वो अगर बढ़ जाए तो फर्टिलिटी रेट जो है वो भी डिक्लाइन होगा। ठीक है, ये साफ साफ बोला जा रहा है कि प्रजनन दर में कमी आती है, ये थोड़ा सा आप ध्यान दे सकते हैं। तो फर्टिलिटी ट्रांजिशन के नाम से
जाने वाली इस घटना का संबंध शिक्षा से। देखिए फर्टिलिटी जो यहाँ पे वर्ड यूज़ किया जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये किससे संबंधित है, ये शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित है और परिवार नियोजन तक बेहतर पहुँच है। देखिए एजुकेटेड वुमेन जो होती है ना, वो हर एक लेवल पे चीज़ें जो है वो उनको नॉलेज होता है और हर एक लेवल पे चीज़ें जो है उस लेवल पे वो डिस्कस करके फैमिलीज़ के साथ, अपने स्पाउस के साथ वो आगे बढ़ती हैं, लाइफ को आगे बढ़ाती हैं। यहाँ पे एक तरह से मोर सस्टेनेबल पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिलेगा, चाहे वो फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड हो, हेल्थ केयर से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो। फर्टिलिटी ट्रांजिशन, ये जो फेनामेना है ये बेसिकली फर्टिलिटी ट्रांजिशन से रिलेटेड है। फर्टिलिटी ट्रांजिशन में वो एक तरह से इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा उनके एजुकेशन सेक्टर को लेकर के, हेल्थ केयर को लेकर के, फैमिली प्लानिंग को लेकर के। उनकी लाइफ को और क्या किया जाएगा, सस्टेन बनाया जाएगा और उनको क्या किया जाएगा, एक तरह से सतत बनाया जाएगा। तो उसी को लेकर के ये भी भागीदारी कि ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन अगर वर्क कल्चर में इन्वॉल्व हो रही है तो ये सारे जनसंख्या वृद्धि वगैरह में वो भी इम्पैक्ट करता है। श्रमिक बाजार और टैलेंट पूल की मैं बात करूँ, श्रम बल महिलाओं को सहभागिता बढ़ाने से कौशल की कमी और श्रमिक बाजार के असंतुलन को दूर करने में ये सहायता मिलता है। ठीक है, सहायता मिलता है। अगर मैं लेबर मार्केट जो है और बेसिकली स्किल का जो शॉर्टेज हो रहा है, अगर वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ा दे काम को लेकर के, तो एक तरह से बहुत बड़ा टैलेंट जो है वो अलग अलग लेवल पे उभर करके बाहर आएगा और जो मार्केट में जो इम्बैलेंस है उसको ये कम हो करेगा, एड्रेस किया जाएगा कि जो स्किल की कमी है उस चीज़ को और इम्प्रूव करने की बात कही जा रही है। तो टैलेंट को यहाँ पे निखारने की बात कही जा रही है। बहुत सारे फीमेल्स के अंदर बहुत सारे टैलेंट्स होते हैं, वो निकल कर नहीं आते क्योंकि वो बाहर निकल ही नहीं पाते। ठीक है, तो बाहर निकलने का मतलब जैसे अभी आप देख सकते हैं किस तरह से वायुसेना मेडल अभी दिया गया, बताया ना किसको दिया गया है, पढ़ाया है, मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए। ठीक है, और उस तरह से आप देख सकते हैं हायर एजुकेशन में आप कितने लोग, ऐसे रिपोर्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया किस लेवल पे हायर एजुकेशन जो है महिलाओं के लिए ज़्यादा देखने को मिलेगा। अभी अगर मैं बात करूँ UPPCS का पेपर हुआ था, उसमें फर्स्ट रैंक किसका आया, चलिए मुझे बताइएगा। तो आप देख सकते हैं हर जगह कंट्रीब्यूशन जो है वुमेन्स का ज़्यादा हो रहा है क्योंकि उनको सपोर्ट किया जा रहा है। ठीक है, उस लेवल पे तो सरकार की तरफ से भी बहुत सारे स्कीम्स निकाले जा रहे हैं जिसके बेसिस पे उनको इनकरेज किया जा रहा है कि वो इन्वॉल्व हो पेपर को लेकर के। जैसे अभी आपको देखने को मिलेगा कि बिहार में क्या हुआ था, बिहार में कि सरकार की तरफ से योजना निकाली हुई, चलिए उस योजना का नाम बताइएगा। उस योजना के तहत जो महिला जो है, जो फीमेल जो है, वो अगर उनको वित्तीय सहायता प्रोवाइड किया जाएगा, वित्तीय फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। अगर वो PCS का पेपर दे रही है, ठीक है, तो उनको मेंस क्वालिफाई कर गई है, मेंस के अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई कर गई हैं तो मेंस पेपर में जो बैठ रही हैं तो उनको वित्तीय सहायता यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है PCS एग्ज़ाम जो दे रही है। चलिए कितना रुपया प्रोवाइड किया जा रहा है, वित्तीय सहायता फाइनेंशियल सपोर्ट कितना मिल रहा है और उस योजना का नाम क्या है ज़रूर बताइएगा। ठीक है, बिहार सरकार की तरफ से ये एक इनिशिएटिव लिया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन जो है वो इन्वॉल्व हो सके PCS के एग्ज़ाम में, जो सर्विस कमीशन का पेपर होता है, और उसमें जो प्रीलिम्स ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकालें, मेंस की तैयारी के लिए एलिजिबल हो और उनको बेसिकली सरकार की तरफ से सपोर्ट मिलेगा, उसी को लेकर के बात कही जा रही है। अब सरकार कितना इनिशिएटिव ले रही है, क्या क्या इनिशिएटिव ले रही है सरकार बेसिकली एम्प्लॉयमेंट को सेव कर सके, किसके, वुमेन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, सेव करने के लिए देखिए कोड्स ऑफ वेजेस यहाँ पे निकाले गए थे 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड यहाँ पे बात कही जा रही है, सोशल सिक्योरिटी कोड हो गया, ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड हो गया। ये सारे जो लेबर कोड हैं, ये सारे देख सकते हैं रिसेंट में, ये सारे जो कोड है ये सब निकाले गए हैं, ये सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं सरकार की तरफ से ताकि महिला को हेल्प मिल सके वर्किंग कल्चर में आने के लिए। अभी आप देख सकते हैं मैटरनिटी लीव को भी क्या किया गया है, पहले ये 3 मंथ का था, अब इसको बढ़ा करके 6 मंथ कर दिया गया। समझ सकते हैं 6 मंथ मैटरनिटी लीव, तो एक तरह से सपोर्ट किया जा रहा है महिला को सरकार की तरफ से ताकि वो अपना कंट्रीब्यूशन दे सके, वर्क फोर्स में आ सके, लेबर फोर्स में आ सके और कंपनी के ये कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प कर सके। बहुत सारी योजना आप देख सकते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना देख सकते हैं, वन स्टॉप सेंटर योजना देख सकते हैं, स्वादा गृह देख सकते हैं, नारी शक्ति पुरस्कार है, महिला पुलिस स्वयं सेवक है, महिला शक्ति
केंद्र हो गया, निर्भया फंड हो गया। तो ये सारे स्टेप्स यहाँ पे लिए जा रहे हैं, ये सारे स्कीम्स आप देख सकते हैं जो कि सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं ताकि वुमेन ज़्यादा से ज़्यादा इनिशिएट कर सके, एजुकेट हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा काम में इन्वॉल्व हो सके, लेबर फोर्स में इन्वॉल्व हो सके, ताकि उनको क्या होगा, ये सारी फैसिलिटीज़ जो है वो हेल्प करती है उनके काम को और आसान बनाने में। ठीक है, देख सकते हैं कितने सारे इनिशिएटिव हमारी सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं ताकि जो वुमेन की एम्प्लॉयमेंट को सेव कर सके, ज़्यादा ज़्यादा वुमेन जो है वो एम्प्लॉय हो सके और वो उनके अंदर वो इंकरेज पहले से आ सके काम को लेकर के। ठीक है, अब आगे की क्या बात कही जा रही है, आगे की बात ये कही जा रही है कि डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, ये बेसिकली कंपेयर करता है वुमेन के लाइफ्स को वर्किंग लाइफ्स और उनके लाइफ से, और पहचानता है किस तरह का वर्क, किस लेवल तक वर्क वो कर सकती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल, ये बेसिकली नोटिस किया जा रहा है। लैंगिक समानता से संबंधित चर्चा के मुद्दे पर महिलाओं के घरेलू कार्य और कार्यात्मक जीवन में विभाजन करना बंद करके महिलाओं के औपचारिक और अनौपचारिक सभी कार्यों को महत्व यहाँ पे देना होगा। सांस्कृतिक संदर्भ और स्वायत्तता को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के लिए कार्य विकल्पों पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक। महिलाओं के तरफ देख सकते हैं, महिलाओं के लिए क्या करना है यहाँ पे कि ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है कि वो खुद से कार्य को सेलेक्ट करें, है ना, कल्चर में आए और फोकस कर सके उनके इंक्रीजिंग ऑटोनॉमी में, फ्लेक्सिंग वर्किंग आवर को लेकर के। तो वुमेंस का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा यहाँ पे इन्वॉल्व करने की बात कही जा रही है, प्रमोट करने की बात कही जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा वुमेंस को लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। लेबर फोर्स में जिस तरह से वुमेन ज़्यादा से ज़्यादा आज के डेट में एजुकेशन में इन्वॉल्व हो रही है, ठीक उसी तरह से यहाँ पे प्रमोशंस करने की बात कही जा रही है कि वर्क फोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन जो है वो सपोर्ट करें, पार्टिसिपेट करें। ठीक है, और जो जेंडर इक्वलिटी है उसको मीट करें। जेंडर इक्वलिटी अभी राज्यसभा में भी देख सकते हैं, परसेंटेज जो है वो बढ़ा दिया है। तो संसद में वुमेन्स की सीट बढ़ा दी गई है। बताइएगा मुझे कितना परसेंट बढ़ा दिया गया है, ये भी चलिए एक और क्वेश्चन मैंने बढ़ा दिया। आज के डेट में संसद में वुमेन्स का सीट जो है वो कितना है वो मुझे बताइएगा। ठीक है, तो ये भी एक हेल्प करता है सोसाइटी के प्रोग्रेस में और डेवलपमेंट को लेकर के, उसको लेकर के भी ये न्यूज़ है। तो ये सारे स्टेप्स यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये सारी योजनाएं आप देख सकते हैं जो कि सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं। ये सब यहाँ पे रिपोर्ट एक तरह से एक सर्वे हुआ है, उस सर्वे में ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई है। किस तरह से वुमेन का कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा, किस तरह से हम और सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन जो है वो हमारे वर्क फोर्स में काम आ सके, वर्क फोर्स में इन्वॉल्व हो सके और महिलाओं के पुरुषों के बराबर आ सके, और जो जेंडर गैप है, जो सैलरी गैप है उसको भी मीट कर सके। ठीक है, तो ये पूरा न्यूज़ था। आई होप आपको ये पूरा क्लियर हुआ होगा, ये पूरा टॉपिक। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको अभी ग्रुप में डालूंगा, उसका आंसर मुझे आप लोग लिख करके दीजिएगा। देख सकते हैं कितना डिटेल में आपको बताया गया है एम्प्लॉयमेंट फंड सर्वे को लेकर के। EPFO सर्वे जो अभी रिलीज़ किया गया उसमें वुमेंस का कॉन्ट्रीब्यूशन किस लेवल पे है आप देख सकते हैं, और क्यों ये सारी चीज़ें की जा रही है। रेटिंग सर्वे की बात कर रहा हूँ ताकि वुमेंस को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सके, इनकरेज कर सके वर्क फोर्स में इन्वॉल्व होने को लेकर के, वुमेंस के पार्टिसिपेशन को इन्वॉल्व होने को लेकर के। तो EPFO एम्प्लॉयर रेटिंग सर्वे जो है वो बेसिकली यहाँ पे श्रम मंत्रालय और जो बाल विकास मंत्रालय के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया ताकि हम सपोर्ट कर सकें वुमेन को वर्क फोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो ये था पूरा न्यूज़। आई होप आपको ये पूरा डिटेल में समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इसी से रिलेटेड मैं अभी आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि आप आंसर लिखें, देखते हैं कि कितने अच्छे से आप इसको आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का न्यूज़। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और यहाँ टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। यहीं पर मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में, वो आपको आंसर करना। और ये 69 BPSC में ये क्वेश्चन पूछा भी गया। अगर आप गो थ्रू करेंगे 69 के BPSC में ये इसी टॉपिक से क्वेश्चन आया है। ऐसे राइटिंग का टॉपिक आप उठाइएगा
आपको ये इसी से यही टॉपिक का आपको आंसर मिल जाएगा। यही टॉपिक से रिलेटेड आपको आंसर लिखना है। 69 बीपीएससी के ए से आंसर राइटिंग में ये बेसिकली टॉपिक से आए हैं क्वेश्चन। तो मैं आपको गाइड भी करता हुआ चलूँगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ताकि आप उसको अच्छे से फ्रेम कर सकें। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।